हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोकेन एंड हैलोरिन्स। तो फर्स्टली स्टार्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या है, एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है। सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स डेंसिटी हायर देन वाटर, मतलब जो वाटर की डेंसिटी है उस वाटर की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, जिसको सिंपली हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म इज हैवियर देन वाटर। चलो यहाँ पे स्टडी करते हैं जो प्रॉपर्टी हमने मेंशन की है। कलरलेस ऑयली लिक्विड हो गया, हैवियर देन वाटर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्लोरोफॉर्म है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अब स्पेरिंगली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि वाटर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, ज़्यादा नहीं सॉल्युबल होगा। तो स्पेरिंगली का मीनिंग होता है लेस सॉल्युबल। अब वाटर में लेस सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस है एक, बट क्लोरोफॉर्म क्या है, पोलर तो है बट लेस पोलर है। अगर ये लेस पोलर कंपाउंड है, लेस पोलर होने के कारण ही इस मोर पोलर में लेस सॉल्युबल है। अगर वाटर के जैसे इसकी पोलैरिटी भी मोर होती तो अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व होता। अब इसका पोलर नेचर कम है, अगर कम है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, कम सॉल्युबल होगा। अब हाईली सॉल्युबल किस में होगा, ये हाईली सॉल्युबल होगा उनमें जो क्या है, लेस पोलर है। लेस पोलर बोल लो या सिंपली नॉन पोलर बोल लो। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में आर पार्ट क्या होता है, सभी को पता है कि नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो क्लोरोफॉर्म इसमें हाईली सॉल्युबल होगा। अब चेक कर लो ईथर, ईथर में क्या है, दोनों के दोनों पार्ट नॉन पोलर, तो इसमें भी क्या होगा, हाईली सॉल्युबल। आप और भी चेक कर सकते हो, जिनमें नॉन पोलर पार्ट होगा उनमें हमारा क्लोरोफॉर्म हाईली सॉल्युबल होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है क्लोरोफॉर्म का, वो है जब इसके वेपर्स को कोई इनहेल करेगा तो क्लोरोफॉर्म क्या प्रोड्यूस करेगा, अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस के कारण ही इसे यूज़ किया जाता है एज अ एनेस्थेटिक। चेक करो, इट्स वेपर व्हेन इनहेल्ड प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू दिस रीज़न। इसके कारण, अनकॉन्शियसनेस के कारण इसके यूज़ किया जाता है एज अ एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब किसी को बेहोश करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सिंपली अगर इसे एज अ एनेस्थेटिक यूज़ करना है तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है, अगर क्लोरोफॉर्म का किसी ने ज़्यादा अमाउंट में वेपर इनहेल कर लिया तो उसका क्या, डेथ भी हो सकता है, लीवर और किडनी भी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन है, एक्सेस नहीं इनहेल करना। अगर एक्सेस में इनहेल हो गया तो किडनी लीवर डैमेज हो सकता है, अगर ज़्यादा ही एक्सेस में कर लिया तो डेथ भी हो सकता है। अब चेक करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, क्लोरोफॉर्म एयर से रिएक्ट करता है। एयर सिंपली बोल देंगे ऑक्सीजन, क्योंकि सभी को पता है एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को लर्न करने के लिए आपको ये याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे कितने लिखे हैं, 2, बट एक से रिएक्ट करेगा। अब चलो चेक करते हैं कि एक से कैसे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने का मीनिंग क्या है, सिंपल ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2, तो इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड फॉर्म कर दो इस क्लोरोफॉर्म के कार्बन से। कार्बन मैंने पहले से ही लिख लिया, तो क्लोरोफॉर्म के कार्बन से 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया ऑक्सीजन ने। अब क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन को यहाँ से 2 एटम्स को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सभी को पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4, जो कि इसके पहले ही थे। अब 2 ऑक्सीजन ने बना लिए तो 6 तो नहीं फॉर्म करेगा, 4 ही करेगा। तो 2 को रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे, एक H एक Cl, तो HCl को करेंगे रिमूव। अब चेक कर लो आपके पास पेंडिंग क्या बचा,
एक H रिमूव कर दिया, एक Cl, बचे 2 Cl। वो 2 Cl इसके पास ही हैं इसके 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। अब चेक करो, क्लोरोफॉर्म ने ऑक्सीजन से और एयर से, सिंपली एयर भी बोल सकते हो, एयर से रिएक्ट करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिया। अब ऑक्सीजन से रिएक्ट किसकी प्रेजेंस में करेगा? ये करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। हमारे इस सब्सटेंस का नाम है फॉस्जीन। अब फॉस्जीन क्या है? एक पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? जब भी क्लोरोफॉर्म को किसी कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे, किसी कंटेनर या किसी बॉटल्स में स्टोर करके हमको रखना होगा, तब हमें क्या प्रिकॉशन रखने हैं कि उस क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीजन टच में ना आए, कि उसमें ऑक्सीजन एंटर ना हो। दूसरा प्रिकॉशन अब कि उस क्लोरोफॉर्म को सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिल गया एंड सनलाइट मिल गया तो क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक पॉइजनस सब्सटेंस में। जो ये पॉइजनस सब्सटेंस क्या करेगा? इस क्लोरोफॉर्म को अनफिट कर देगा फॉर द यूज़ ऑफ एज एनेस्थेटिक, कि इसे हम एज अ एनेस्थेटिक सब्सटेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकेंगे फिर। क्यों? क्योंकि अब इसमें पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। तो हमें क्या करना होगा? प्रिवेंशन करना होगा इस पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए। तो चलो प्रिवेंशन को चेक करने से पहले इसका एक नेम और चेक करते हैं। अब चेक करो C डबल बॉन्ड O को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि सभी ने स्टडी किया है कि हमारे एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O है, ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। ये कीटोन में भी होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, अब से लर्न कर लो कि C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल बोलते हैं। तो इसको बोल दिया कार्बोनाइल, Cl को बोल देंगे क्लोराइड। तो इस फॉस्जीन का अनदर नेम है कार्बोनाइल क्लोराइड। ये क्या है? एक पॉइजनस सब्सटेंस। अब इस पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन को करना है स्टॉप। तो क्या करेंगे? उसके लिए लाइट से अवे रखेंगे इस क्लोरोफॉर्म को। दूसरा, ऑक्सीजन से भी दूर रखेंगे। कैसे रखेंगे? उन प्रिवेंशन को चेक करते हैं हम। तो फर्स्ट प्रिवेंशन तो क्या हुआ? फर्स्ट प्रिवेंशन में लिख देंगे बॉटल्स को, क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स को सनलाइट से दूर रखो। और क्या लिख देंगे कि क्लोरोफॉर्म इज फिल्ड इन द डार्क कलर्ड बॉटल्स, कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल्स और डार्क कलर्ड कंटेनर में फिल करेंगे। क्योंकि डार्क कलर बॉटल्स जो होंगी उसमें सनलाइट क्या अपना इफ़ेक्ट कम शो करेगी। सनलाइट के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए डार्क कलर बॉटल का यूज़ करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया वाई क्लोरोफॉर्म इज़ फिल्ड इन द डार्क कलर बॉटल्स, तो इसका आंसर क्या है कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो एक पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्म करेगा, उस पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन को हमें क्या करना है? स्टॉप। तो इसीलिए डार्क कलर बॉटल में फिल करेंगे एंड सेकेंडली सनलाइट से दूर भी रखेंगे। अब नेक्स्ट एक प्रिवेंशन तो हो गया, लाइट का प्रिवेंशन हो गया। अब ऑक्सीजन का। अब चेक करो, अगर हम क्लोरोफॉर्म किसी बॉटल्स में फिल कर रहे हैं, सपोज करो हमने ऐसे फिल कर दिया, किसी बॉटल्स में क्लोरोफॉर्म कर दिया इतना फिल, ये क्या उसमें वैकेंट स्पेस खाली जगह छोड़ दिया। अब सभी को पता है कि खाली जगह में क्या होगा? एयर मतलब ऑक्सीजन। अगर खाली जगह छोड़ दिया, खाली में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन फिर से इस क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा और पॉइजनस सब्सटेंस को फॉर्म कर देगा। तो हमें क्या करना होगा?
हमें इस वेकेंट स्पेस, खाली स्पेस को भी फिल करना होगा कि ताकि इसमें ऑक्सीजन एंटर ना कर सके। तो इसको हम ऊपर तक फिल कर देंगे ऐसे। तो अब सेकंड प्रिवेंशन हो गया हमारा कि खाली स्पेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खाली स्पेस में ऑक्सीजन होगा फिर से रिएक्ट करेगा। इसको ऊपर तक फिल कर देंगे। तो ऊपर तक फिल करने को क्या बोलेंगे कि बॉटल्स को फिल करेंगे, फिल अप टू ब्रिम। ब्रिम मतलब ऊपर तक फिल करेंगे बॉटल्स को। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स को फिल करेंगे अप टू ब्रिम। आप कंप्लीटली अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लेना। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि ब्रिम तक फिल क्यों करते हैं, एयर को आउट करने के लिए, क्योंकि जब एक्स्ट्रा स्पेस में भी क्लोरोफॉर्म फिल करेंगे तो ऑक्सीजन अपने आप से बाहर आ जाएगा। अब एक थर्ड प्रिवेंशन और है, अब चेक कर लो, लाइट से भी प्रिवेंट कर लिया, ऑक्सीजन से भी प्रिवेंट कर लिया। अब थर्ड प्रिवेंशन क्या है और क्यों है? हम सभी को पता है, हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कि जो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं, इनमें क्या होता है, वेकेंट स्पेसेस होता है मॉलिक्यूल के बीच, इंटर पार्टिकल स्पेस। अब क्या होगा, उन इंटर पार्टिकल स्पेस में हो सकता हो कि पहले से ही ऑक्सीजन ऐड हो गया हो। उन इंटर पार्टिकल स्पेस में थोड़ी बहुत अमाउंट में हो सकता हो ऑक्सीजन एंटर कर गया हो। अगर एंटर कर गया हुआ तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा और पॉइजनस सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। तो फिर से पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या प्रिकॉशन यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इथेनॉल को। इथेनॉल को ऐड करेंगे। अब इथेनॉल क्या करेगा, अगर सपोज करो इसमें वेकेंट स्पेस में ऑक्सीजन हुआ तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम सभी को पता है। तो फॉर्मेशन हो जाएगा पॉइजनस सब्सटेंस फॉस्जीन। फॉस्जीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फॉस्जीन तो पॉइजनस है। अब इस पॉइजनस सब्सटेंस को किस में चेंज करना है? इसको चेंज करना है नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में। अब इस पॉइजनस सब्सटेंस को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में चेंज करने के लिए हम भी पहले से ही ऐड कर देंगे कुछ अमाउंट में इथेनॉल को। अब इथेनॉल क्या करेगा, एक H प्रोवाइड करेगा। H किससे रिएक्ट करेगा? इस Cl से। तो Cl तो 2 है, तो हमें H भी 2 चाहिए। तो इसके आगे लिख देंगे 2। एक फर्स्ट इथेनॉल मॉलिक्यूल से H आएगा, दूसरा H दूसरे मॉलिक्यूल से। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा 2HCl का। अब चेक कर लो, Cl को तो रिमूव कर दिया H के साथ, तो पेंडिंग बचा C डबल बॉन्ड O, और इस C के कितने बॉन्ड कम हो गए? 2। उन 2 को कैसे कंप्लीट करेंगे? अब सभी बच्चों को पता है, अगर H रिमूव हुआ तो इसका एक बॉन्ड पेंडिंग है, तो इस O को अटैच कर देंगे वहाँ पे। अब O के साथ कौन है उसको कॉपी कर लो, CH2 CH3। अब सभी को पता है 2 लिखा है, तो एक और होगा, वो दूसरी साइड अटैच कर दो। सबसे पहले O के बाद चेक करो O से कौन अटैच है, CH2 या CH3। कुछ बच्चे से रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ पे CH3 लिख देंगे क्योंकि वो दिमाग कम लगाते हैं, इसको एज इट इज सीधा लिख देते हैं वहाँ पे। तो सीधा नहीं लिखना, जिसका बॉन्ड कम हो रहा है उसको अटैच करना। O को अटैच किया, O किससे अटैच है? अब CH2, तो CH2 लिखेंगे। CH2 किससे अटैच है? CH3, तो CH3 लिख देंगे। अब चेक करो, हमारे पास ये सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ये क्या है? अब नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लोरोफॉर्म ने इसको यूज़ कर सकते हैं हम एज अ एनेस्थेटिक, क्योंकि हमने इस पॉइजनस सब्सटेंस को नॉन पॉइजनस में चेंज कर लिया।
अब चेक करो इसका नेम। इसके नेम के लिए आप चेक करो पहले CO3, CO3 सभी को दिख रहा है। अब CO3 का नेम क्या होता है, यहाँ पे कई बार अब हमारा ब्रेन नहीं काम करता तो सिंपली से कंपेयर कर लो किसी से कि CO3 हमने सुना था कैल्शियम कार्बोनेट में, Ca तो कैल्शियम है, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये CO3 है सिंपली कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ क्या अटैच है, इथाइल, इधर भी इथाइल, तो इसका सिंपल सा नेम है डाई इथाइल। 2 इथाइल है तो डाई इथाइल कार्बोनेट इसका नेम हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म तो हुआ कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रियोन्स पे। अब हम फ्रियोन्स को स्टडी करते हैं। तो फ्रियोन्स क्या है, ऊपर चेक करो, इसका डेफिनेशन है कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड ईथेन, उनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली दोनों के कंपाउंड को फ्रियोन्स बोलेंगे। चेक करो, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन आर नोन एज फ्रियोन्स। अब फ्रियोन्स की कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है, ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब दे डू नॉट कैच फायर, फायर को कैच नहीं करते ये। और क्या है, और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ईजिली रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल है। चलो चेक करते हैं। फर्स्टली डेफिनेशन तो कर लिया स्टडी, स्टेबल मॉलिक्यूल है फ्रियोन्स, नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब आग नहीं लगती इनको, हाईली अनरिएक्टिव है, ईजिली रिएक्शन नहीं करते। तो और क्या है, एक प्रॉपर्टी इसकी और है, ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके फ्रियोन्स को लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अब नेक्स्ट में फिर इसको लिखते हैं स्टेबिलिटी एंड अनरिएक्टिव नेचर को। वो क्या लिखा, दीज आर स्टेबल, स्टेबल है पहले ही लिखा है, कब स्टेबल है, और एक्सप्लेन कर रहे हैं इवन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करेंगे इजीली। तो इस स्टेबिलिटी के कारण ही इसे देयरफॉर इसे क्या यूज़ करेंगे, रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ करेंगे, मतलब फ्रिज और एसी में यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज और एसी में जो गैस होती है वो गैसेस क्या हैं, ये हमारे फ्रियोन्स ही हैं। तो चलो इनका एक यूज़ तो चेक कर लिया इन रेफ्रिजरेंट्स। दूसरा यूज़ क्या है, यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट्स। अब प्रोपेलेंट क्या है, इसे सिंपली हम अंडरस्टैंड करेंगे परफ्यूम की एग्जांपल से। परफ्यूम, कुछ परफ्यूम तो ऐसे होते हैं जिनको हमने अगर अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है तो उन परफ्यूम को बार बार पुश करना पड़ता है हमें। बट कुछ परफ्यूम लाइक डियो, वो क्या होते हैं, एक बार पुश करो कंटिन्यूसली उसमें से परफ्यूम बाहर आता रहता है, डियो बाहर आता रहता है। ऐसे ही एक फोम्स होते हैं, शेविंग फोम्स। शेविंग फोम्स को क्या करते हैं, एक बार पुश करते हैं, फोम्स कंटिन्यूसली बाहर आता रहता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रोपेलेंट ऐड किया होता है। अब ये प्रोपेलेंट्स क्या है, बेसिकली ये है एक गैसेस। तो क्या होता है, जिस डीओ में एक बार पुश किया कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है, जब छोड़ देंगे उसको तो स्टॉप हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उस डीओ में या उस परफ्यूम में, उस परफ्यूम में किसी ना किसी गैस को, और डॉट से लगा रहा हूँ मैं, किसी ना किसी गैस को ऐड किया होता है। अब गैस कैसे ऐड होगा, ये तो सभी को पता है कि गैस इजीली नहीं ऐड होता, उसे ऐड करने के लिए हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कार के या बस के टायर में या साइकिल के टायर में हम जब एयर को ऐड करते हैं तो पंप से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब एयर ऐड होता है टायर में। तो इस डीओ की बॉटल्स में या किसी भी बॉटल्स में जो एक बार पुश करने पे बाहर आता रहता है, तो उसमें गैस फिल करने के लिए हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम उसको पुश करते हैं तो गैस क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि बाहर सभी को पता है लो प्रेशर है, लो प्रेशर में आना चाहेगी।
तो जब गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर से आएगी तो क्या होगा, गैस अपने साथ इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, ये लिक्विड मॉलिक्यूल किसके हैं, किसी परफ्यूम के हो सकते हैं या हो सकता है यहाँ पे फॉर्म हो लिक्विड फॉर्म में, तो उस फॉर्म को अपने साथ बाहर लेके आएगी। तो जो गैस को हम यूज़ करते हैं किसी परफ्यूम को कॉन्टीन्यूसली बाहर निकालने के लिए, उस गैसेस को क्या बोल देते हैं, प्रोपेलेंट्स। ये हमें हेल्प करता है डीओ को ईजिली स्प्रे करने के लिए। तो सिंपली हमने दो यूज़ पढ़ लिए, एज अ रेफ्रिजरेंट, एज अ प्रोपेलेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा कि अब प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट स्टडी करेंगे इस फ्रियोन्स का। अब हमने स्टडी कर लिया कि फ्रियोन्स क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। जब हम बार बार इसे यूज़ करेंगे एज अ प्रोपेलेंट्स तो फ्रियोन्स इससे बाहर आएंगे और इन्वायरमेंट में ठहर जाएंगे, क्योंकि स्टेबल है। अगर स्टेबल है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे तो स्टेबिलिटी के कारण स्लो ब्रेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जे हमारे इन्वायरमेंट में अकमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। तो अब हमने सभी ने सुना है कि ये क्या है, फ्रियोन्स क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड है मीथेन और इथेन के। मीथेन और इथेन में क्या है, मिथ बताता है 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन। तो सिंपली इसको बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो हम सभी को पता है ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर को O3 को डिप्लीट करेंगे। तो इन्वायरमेंट पे क्या हुआ इसका, फ्रियोन्स का इकट्ठे होते जाएंगे और ओजोन को डिप्लीट करेंगे। तो ओजोन में जो होल्स होंगे उन होल्स में से सन से कुछ रेडिएशन आएंगी, इंफ्रारेड रेडिएशन और यूवी रेडिएशन। वो रेडिएशन हमारे लिए क्या है, हार्मफुल। तो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका बैड इफ़ेक्ट है। अगर बैड इफ़ेक्ट है, इसी बैड इफ़ेक्ट के कारण ये कुछ कंट्रीज़ में बैन है फ्रियोन्स, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड DDT। तो DDT क्या है, DDT तो सभी को पता है, इसे यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए। तो इसे हम यूज़ करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ करेंगे। अब चेक करते हैं इसका फुल फॉर्म। फर्स्ट D हो गया डाइक्लोरो, सेकेंड D डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, T का फुल फॉर्म ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये हो गया हमारे DDT का नेम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। 1-2 बार जब आप रिपीट करोगे तो ईजिली इसका कंप्लीट नेम आपको याद हो जाएगा। तो हम DDT का फॉर्मेशन करते हैं, किस कंपाउंड से इसका फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा क्लोरल से। तो क्लोरल क्या है, क्लोरल तो एक कॉमन नेम है, तो थोड़ा बहुत चलो आइडिया दे रहा है नेम। क्लोरल एक तो बता रहा है क्लोरीन होंगे, Al किस सेकेंडरी फिक्स के लिए यूज़ करते हैं। अब जिन बच्चों को पता है कि Al यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो उनके लिए इजी है इसका फॉर्मूला का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के एक साइड अगर H है उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। और इसमें टोटल 2 कार्बन है, एक एल्डिहाइड का एक और लगा दिया। इस पे क्या करना है, सारे के सारे क्लोरीन अटैच करने हैं। तो ये हमारा है क्लोरल। आप इसका IUPAC नेम खुद कर सकते हो। अगर कुछ बच्चों को नहीं आता तो उनके लिए क्लोरल का मैं IUPAC नेम करवा रहा हूँ। तो सिंपली हमारे सेकेंडरी फिक्स को लीस्ट नंबर, फिर बाद में लॉन्ग चेन। अब चेक करो 2 पोजीशन पे 3 प्रीफिक्स हैं, सारे के सारे क्लोरो।
तो 3 बार पोजीशन लिखेंगे 2,2,2, 3 के लिए ट्राई, क्या है क्लोरो। अब प्रीफिक्स का नेम करने के बाद लॉन्ग चेन का नाम, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन की ई को कैंसिल करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं अल में ए क्या है बॉबल। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा IUPAC नेम। आप क्लोरल को याद कर लो क्योंकि वो कॉमन नेम है, कॉमन नेम को एज इट इज़ याद करना होगा, प्रैक्टिस करो इजीली याद हो जाएगा। तो चलो एक तो क्लोरल यूज़ करेंगे, और क्या यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे हम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, तो एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख देते हैं। अब करना क्या है, क्लोरोबेंजीन के 4th पोजीशन से, या सिंपली बोल सकते हैं इस क्लोरो की पैरा पोजीशन से H को शो करेंगे, हाइड्रोजन को। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस क्लोरल को थोड़ा चेंज करके बना रहा हूँ। H को इधर अटैच कर दूंगा, O को इधर, क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन ईजिली याद हो जाए इसलिए। तो O को यहाँ अटैच करने के लिए लिख देंगे डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या लिख देंगे H। तो क्लोरोल और क्लोरोबेंजीन क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। चेक कर लो वाटर में क्या होता है H2O। तो क्लोरोबेंजीन से जाएगा पैरा पोजीशन से H, और इस क्लोरो से रिमूव होगा ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो वाटर कर दिया रिमूव, तो एरो पे ही लिख देते हैं कि वाटर को रिमूव कर दिया। अब चेक कर लो इस कार्बन के कितने बॉन्ड कम हुए 2, तो एक को इस रिंग से फॉर्म करेगा, दूसरे बॉन्ड को इस रिंग से, तो इससे इस रिंग के बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो चेक करो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। Cl3C, उसके बाद C के साथ ये H साथ में ही अटैच कर देंगे। अब ऊपर शो करने की ज़रूरत नहीं, अब साथ में ही कर देंगे। एक बॉन्ड कहाँ फॉर्म करेगा, इस रिंग से, तो रिंग से फॉर्म कर देते हैं एक बॉन्ड। रिंग पे क्या अटैच है Cl, दूसरा बॉन्ड इस रिंग से, और रिंग पे पैरा पोजीशन पे क्या है क्लोरोफॉर्म, क्लोरो ग्रुप हमारा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ, अब इसका नेम है DDT। आप चेक कर लो, डाई क्लोरो आपको दिख गया, तो फर्स्ट D हो गया हमारा डाई क्लोरो। डाई क्लोरो के बाद चेक करो, अब 2 रिंग, रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजीन भी बोल देते हैं, फिनाइल भी। तो अब 2 फिनाइल, डाई फिनाइल भी आपको विजिबल हो गया। डाई क्लोरो हो गया, डाई फिनाइल हो गया। अब चेक करो ट्राई क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो भी हमने चेक कर लिया। अब चेक करो 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए A, तो हमने फुल फॉर्म को स्टडी कर लिया DDT की। अब इसका एक नेम और चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबरिंग। अब चेक करो, इसको क्या करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे हमारी लॉन्ग चेन को। 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ ज़्यादा प्रीफिक्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं ओनली 2, एक ये प्रीफिक्स एक ये, तो लीस्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे जहाँ प्रीफिक्स ज़्यादा है ड्यू टू लीस्ट लोकेंट रूल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नाम करेंगे। अब चेक करो किस पोजीशन पे है 2, तो 2 को लिखेंगे 2 बार क्योंकि उन पे 2 प्रीफिक्स हैं। अब चेक करो, हम लिखेंगे 2 के लिए क्या लिखते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। बट कभी कभी इस डाई ट्राई के जगह पर हम यूज़ करेंगे 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। तो हम इन 2 के लिए अब डाई वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, बिस वर्ड यूज़ करेंगे। याद कर लो कि 2 के लिए लिखते हैं डाई, और कभी कभी हम यूज़ करेंगे डाई की जगह बिस। 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, तो कभी कभी यूज़ करेंगे ट्रिस।
अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम बिस, तो 2,2 उसके बाद बिस पे क्या है, अब चेक कर लो, इसके अकॉर्डिंग चेक करो कौन सी पोजीशन है जे 4 और पैरा भी बोल सकते हैं, तो लिख देंगे हम पैरा पे क्या है, क्लोरो, पैरा पे क्लोरो। और इसको क्या फॉर्म किया है, हम क्या मान रहे हैं, प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स है तो बेंजीन नहीं लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे, तो पैरा क्लोरोफिनाइल। अब चेक कर लो, इसका नेम हो गया पैरा पे क्लोरो और इसका नेम फिनाइल। कितने थे जे 2, तो 2 के लिए लिख दिया 20। अब किस पोजीशन पे है लॉन्ग चेन में 2, तो 2,2 लिखा है। अब इस प्रीफिक्स का नेम तो हुआ कंप्लीट। अब इनका चेक करो, तो इनके लिए सिंपल ट्राइक्लोरो, किस पोजीशन पे है 1, तो लिख देंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो के बाद 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये हो गया हमारे इस DDT का अनदर नेम। तो अब मूव करते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन की तरफ। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ये जो DDT है हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक फॉर फिश के लिए टॉक्सिक है। और DDT क्या है, हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल इन फैट, फिश के लिए टॉक्सिक हो गया, हाईली सॉल्युबल इन फैट हो गया। तीसरा क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता, बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। बट DDT क्या है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट में फिर से अकमुलेट होता जाएगा DDT। अगर होता जाएगा, अगर सपोज करो कभी फैट में सॉल्युबल हो गया, ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है, तो हम अगर कभी फैट में सॉल्युबल हो गया है तो ये इंसेक्टिसाइड खाने के लिए नहीं है, इंसेक्ट को किल करने के लिए। जब भी कभी फैट में सॉल्युबल हो गया तो ह्यूमन के लिए क्या होगा, हार्मफुल। फिश के लिए तो पहले ही बता दिया कि हार्मफुल है। तो इस हार्मफुल इफेक्ट के कारण क्या है, इसे यूज़ नहीं करेंगे, अब कम यूज़ करेंगे। कुछ कंट्री में तो ये बैन है, जैसे USA में बैन हो गया है ये DDT। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया हमारे DDT को। अब मूव करते हैं कुछ टेस्ट पे। अब हम यहाँ पे कुछ टेस्ट स्टडी करेंगे जिनको यूज़ करेंगे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को। हमें सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो चेक करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट अप्लाई होगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आई होप अब सभी को पता होगा कि मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, हैलाइड कोई भी अटैच कर लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी कर लो, कोई भी अल्काइल कर लो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कोई भी एक तो अल्काइल हैलाइड इसे शो करेगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को। दूसरा हमारा अलाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर में बहुत बार स्टडी कर लिया। अलाइलिक क्या है, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन, ये क्या हुआ हमारा अलाइलिक ग्रुप। ये अलाइलिक कार्बन है, इस पे क्या अटैच करेंगे, हैलोजन, बाकी इसके H कंप्लीट कर दो। तो चलो H तो आपको कंप्लीट करने आते हैं। और किस पे अप्लाई होगा ये, नेक्स्ट है हमारा बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड पे ये
टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसको शो करेगा। अब बेंजाइल क्या है, इसके लिए आपको 3 वर्ड लर्न करवाए हैं, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। बेंजाइल क्या है, एक रिंग, रिंग के ऊपर एक कार्बन, उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से क्या जोड़ेंगे, हैलाइड मतलब हैलोजन। अब ये क्या करेंगे, इसका भी चलो कोई एग्जांपल लिख देते हैं। यहाँ पे चलो मैंने लिख दिया इथाइल हैलाइड का एग्जांपल लिख दिया, एक इथाइल हैलाइड। ये सारे के सारे क्या करेंगे, इस सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को शो करेंगे। अब बात है कौन शो नहीं करेगा, तो इसको शो नहीं करेगा, उनका नेम है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक बोलो या विनाइल बोलो, ये आपको बता दिया था, सेम है। इसको भी अलाइल बोलो और अलाइलिक बोलो, सेम ही है। एक विनाइलिक हैलाइड, दूसरा हमारा हेलो एरिन्स। क्या करेंगे, इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। विनाइलिक क्या है, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, दोनों विनाइलिक कार्बन, किसी एक पे हैलोजन अटैच कर दो, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया विनाइल हैलाइड का। हैलोरिन तो सभी को पता है कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये क्या है हमारे हैलोरिन्स। ये सिंपली इन रिएक्शन को, इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं, जब ये कंपाउंड इस टेस्ट को शो करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि इनमें से कोई भी एक सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर पीपीटी नहीं फॉर्म हुआ इस टेस्ट में, बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। पहले यह चेक कर लो, अगर पीपीटी फॉर्म हुआ तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट शो कर दिया कंपाउंड ने। वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अगर पीपीटी नहीं फॉर्म हुआ, नो पीपीटी फॉर्म्ड, तो कंफर्म हो जाएगा इन दोनों में से, विनाइल और हैलोरीन में से कोई एक कंपाउंड हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को शो कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले वो कंपाउंड चेक करना है जिस पे हमको इस टेस्ट को अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हमको कंपाउंड का सैंपल गिवन होगा, सपोज कर लो हमें इसका सैंपल गिवन है, तो सबसे पहले इसको रेक्ट करवाना है हमें एक्वस KOH। आप एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आपको क्लियर हो जाएगा क्यों दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अब हम सभी को पता है एक्वस KOH में ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा कि K पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव रिमूव होगा, OH जहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब सभी को पता है एक्वस KOH तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, अल्कोहल की जगह एल्कीन का फॉर्मेशन करके देगा। बट हमें ना तो अल्कोहल चाहिए ना एल्कीन, हमें चाहिए ये हमारा कंपाउंड KCl, जा अगर Br हुआ तो KBr चाहिए, I हुआ तो KI चाहिए, तो हमें तो ये साइड प्रोडक्ट चाहिए। अब सभी को पता है, यहाँ एक्वस में तो चलो मैंने फॉर्म करके दिखा दिया, बीटा एलिमिनेशन में सभी को पता है ये क्या करता है, H पॉजिटिव निकालता है, वाटर फॉर्म करता है। ये क्या करेगा, KCl, KBr या KI का फॉर्मेशन करके देगा। अब यही हमें चाहिए, अगर यही चाहिए तो आप चाहे तो एक्वस KOH यूज़ करो, चाहे अल्कोहलिक कोई भी यूज़ कर लो, क्योंकि हमें तो यही चाहिए। अब चेक करो, मैंने बोला कि अल्काइल हैलाइड, जिसका एग्जांपल हमने ये कंसीडर किया, अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, क्या इससे रिएक्शन करेंगे? हाँ, अब 100% इससे रिएक्शन करेंगे। क्यों करेंगे, अब चेक कर लो। जब जहाँ से X नेगेटिव रिमूव होगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव। अब ये क्या है, अलाइलिक
कार्बोकेटाइन, अलाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, अगर स्टेबल होता है तो फॉर्म हो जाएगा, तो बाद में इस पे OH अटैच करेंगे और KX का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्म होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। आपको अच्छे से बता दिया कि वो रेजोनेंस से स्टेबल होता है, अगर स्टेबल है तो उसको भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे और KCl का फॉर्मेशन कर देंगे। बट यहाँ पे चेक करो, जब X नेगेटिव को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब आपको बता दिया अच्छे से कि इसको ऐसे लर्न करो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है क्या उसने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, अगर कर लिया तो ये कार्बोकेटाइन क्या है, हाईली अनस्टेबल। सिमिलरली जब जहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा तो जहाँ पे जो पॉजिटिव है उसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया है तो ये भी अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो इसका मीनिंग क्या है कि X नेगेटिव रिमूव नहीं होगा। अगर X नेगेटिव रिमूव ही नहीं होगा तो हमें इसका फॉर्मेशन KX का, क्योंकि X बोल रहा हूँ अब हैलोजन को, KX का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई PPT फॉर्म नहीं होने वाला। अगर PPT नहीं फॉर्म हुआ तो हमें कन्फर्म है विनाइल और अराइल हैलाइड में से कोई एक हैलाइड होगा। अब चेक करेंगे PPT कैसे फॉर्म होगा। अब उस PPT को चेक करते हैं। अब चेक करो, जब सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें फर्स्ट स्टेप तो ये है। अब सेकंड स्टेप क्या है, अब सभी को इतना पता होना चाहिए कि किसी कंटेनर में यह सब्सटेंस होगा, उसी कंटेनर में इसको ऐड कर दिया और उसी कंटेनर में ये प्रोडक्ट हैं। अब उसी कंटेनर में जिसमें ये प्रोडक्ट हैं उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम सिल्वर नाइट्रेट को। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, सिंपली ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये ब्रेक होगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऑपोजिट को अटैच करेंगे, सभी को पता है KNO3, और ये क्या Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव से अटैच होगा और फॉर्मेशन कर देगा वाइट प्रेसिपिटेट का। सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। अब चेक करो प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हुए, इसके कारण। अब ये क्यों फॉर्म हुआ चेक करो लो, क्योंकि ये हमारा अलाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड क्या शो कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो कर देता है, जिसमें ये KCl KBr या KI हमें मिल जाएंगे। अगर KCl KBr और AgI मिल गए तो हमारे पास यहाँ पे AgCl AgBr या AgI का फॉर्मेशन हो सकता है। और AgCl AgBr या AgI क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ से हमें सिंपली क्लियर हो गया इस प्रेसिपिटेट के साथ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अलाइलिक हैलाइड प्रेजेंट है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के लिए। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक करते हैं। एक हमारा ये कंपाउंड हो गया, एक ये हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्वस KOH, जब एक्वस KOH से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या OH अटैच होगा, रिंग पे क्या है CH2 पे अटैच कर देंगे न्यूक्लियोफाइल OH। K किससे अटैच होगा, Cl से, तो KCl। फिर बाद में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके देखेंगे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ लिखो एक्वस KOH, ये क्या है, कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करता ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कार्बोकेटाइन। तो नो रिएक्शन, अगर नो रिएक्शन तो नो प्रेसिपिटेट। आपको कन्फर्म हो गया ये क्या है, कोई विनाइलिक हैलाइड होगा। ये शो कर दिया अलाइलिक हैलाइड है, सिंपली बेंजाइल क्लोराइड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे।
अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट है लजाइन टेस्ट। लजाइंस टेस्ट, इस टेस्ट को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं? इसको सिंपली ये चेक करने के लिए कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा हैलोजन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ हो गया सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा हैलोजन है, क्लोरो है, ब्रोमो है या आइडो, उसको चेक करने के लिए। दूसरा, नाइट्रोजन एंड सल्फर को चेक करने के लिए इस लजाइन टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो चलो अब हमारा चैप्टर कौन सा है, हैलोल्केन एंड हैलोरिन। तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे कि लजाइन टेस्ट में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हैलोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हीट करना होगा। तो इस लजाइन टेस्ट में क्या करेंगे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमें चेक करना है कि कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में से, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे। जब सोडियम मेटल के साथ इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो क्या होगा, इस कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन में, कार्बन हाइड्रोजन में या कार्बन हैलोजन में, वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे। चलो इसमें लिखे देता हूँ जनरल फॉर्म में। यहाँ पर हमारा क्या चैप्टर है, हैलोल्केन एंड हैलोरिन। तो हैलोल्केन का सिंपली जनरल में फॉर्मूला लिख दिया। अब सभी को पता है इसमें क्या होता है, कार्बन या हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो क्या होगा, जब इस कंपाउंड को सोडियम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। अगर सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो हम बोल सकते हैं सारे एटम क्या हो गए, फ्री हो गए। अगर सारे एटम फ्री हैं तो उन सारे में से हम चेक करेंगे इस हैलोजन को, क्योंकि सभी फ्री हैं। अगर सभी फ्री हैं तो हैलोजन भी फ्री होगा। अब हैलोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये पॉजिटिव से तो अटैच होगा, क्योंकि सोडियम पे क्या आएगा, जब भी रिएक्शन होगा तो सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब Na पॉजिटिव किसी X नेगेटिव से अटैच हो जाएगा। तो हमें इतना पता चल गया, जब किसी कंपाउंड को सोडियम के साथ हीट करेंगे तो फर्स्टली लर्न करो कंपाउंड के सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब सारे ब्रेक हो गए तो सारे एटम फ्री हैं, और उन फ्री एटम में से इस हैलोजन को सोडियम के साथ अटैच कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें सभी को पता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव आता है और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव, और जब पॉजिटिव नेगेटिव तो कंबाइन कर ही जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गया NaX, सोडियम हैलाइड का। तो अब चेक करो, हमने यहाँ पे जो रिएक्शन की है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे बोलते हैं लजाइन सॉल्यूशन। लजाइन सॉल्यूशन और लजाइन एक्सट्रैक्ट। अब लजाइन एक्सट्रैक्ट और लजाइन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपको क्लियर कर दिया। अब क्या करना है, इस लजाइन एक्सट्रैक्ट में जिसमें हमारा NaX भी प्रेजेंट होगा और भी बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होंगे जो भी बाद में फॉर्म हो गए, क्योंकि सारे कार्बन हाइड्रोजन तो ब्रेक हो गए थे। और भी कंपाउंड होंगे, बट उन और कंपाउंड को हमें चेक नहीं करना, हमें इसको चेक करेंगे। तो सिंपली लिख देते हैं लजाइन एक्सट्रैक्ट में ये कंपाउंड होगा हमारा। अब क्या करेंगे, इस कंपाउंड में हम ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट को। जब सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करेंगे तो Ag पॉजिटिव किससे अटैच होगा, X नेगेटिव। सपोज कर लो X क्या हुआ, Cl। अगर Cl हुआ तो AgCl का फॉर्मेशन होगा। अब AgCl के कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं, वाइट PPT, क्योंकि आपको वहाँ पे AgCl, Ag और Cl तो नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या,
वाइट प्रेसिपिटेट। अब जब वाइट प्रेसिपिटेट बता रहे हैं कि आपके कंपाउंड में ये क्या है, क्लोरो है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट था। ये वाइट पीपीटी ने कंफर्म कर दिया। बट वाइट प्रेसिपिटेट से हम अब 100% श्योर नहीं है अभी तक, और एक काम और करना है, इसे चेक करना है क्या ये वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गए तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हैलोजन क्या है, ये एक्स क्या है, क्लोरो है। अगर नहीं सॉल्युबल हुए तो क्लोरो नहीं, वो किसी और के भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। जैसे सभी को पता है कैल्शियम कार्बोनेट के भी वाइट कलर होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो एक और चेक करना है, उन प्रेसिपिटेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल करके देखना है। अगर सॉल्युबल हो गए तो कंफर्म है क्लोरो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज करो अगर ब्रोमो हुआ तो जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे तो Br यहाँ पे अटैच होगा, AgBr का फॉर्मेशन होगा। अब AgBr तो फिर से विजिबल नहीं होगा हमको क्या दिखेगा, वहाँ पे दिखेगा हमें लाइट येलो पीपीटी। अगर लाइट येलो प्रेसिपिटेट दिखे तो वो किसके होंगे, AgBr को। अब इसे कैसे कन्फर्म करें, दोबारा से देखो, क्या स्पेरिंगली क्या ये प्रेसिपिटेट, इसके जो प्रेसिपिटेट है AgBr के, क्या वो स्पेरिंगली मतलब थोड़े बहुत सॉल्युबल, क्या स्पेरिंगली सॉल्युबल है इसमें इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल हुए वो प्रेसिपिटेट AgBr के हैं। अगर AgBr के हैं तो हमें कन्फर्म हो गया हैलोजन कौन है हमारे कंपाउंड में, ब्रोमीन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन की। जब हैलोजन हुआ यहाँ पे आई, कहाँ से आया होगा, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो फॉर्मेशन हो जाएगा Ag पॉजिटिव के साथ आई नेगेटिव अटैच होगा AgI का। अब AgI का कौन से प्रेसिपिटेट है, इसके है डार्क येलो कलर के। अगर डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट हैं तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइटो प्रेजेंट है यहाँ पे। अब इन्हें भी चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये जो प्रेसिपिटेट डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं क्या वो इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हुए तो कंफर्म हो जाएगा कि प्रेसिपिटेट AgI के हैं। अगर AgI के हैं, I कहाँ से आया, इस NX से। यहाँ I कैसे आया होगा, हमारे इस कंपाउंड से, तो कंफर्म है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइटो प्रेजेंट है। तो इससे हमारा लजाइन टेस्ट और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हुआ कंप्लीट। तो इनको अच्छे से लर्न करो और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।